सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो अभी एसक्यूएल स्टार्ट करने से पहले मुझे बताइए आपको उसके बारे में कुछ आइडिया है क्या? मीन्स कभी सुना है, होता है एसक्यूएल भी, या ऐसा कुछ रिलेटेड टू दैट? नो, ओके। देखिए, पार्टिसिपेट कीजिए, रॉन्ग हो गया तो मैं हूँ करेक्ट करने के लिए, ठीक है, बट इंटरेक्ट कीजिए। ओके, ओके, डेटा स्टोर करने के लिए वगैरह। ओके, यस यस सचिन। ओके, अभी देखिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बताती हूँ। जब आप अमेज़ॉन पे कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हो, उसमें आप क्या करते हो, प्रोडक्ट देखते हो, जो आपको अच्छा लगते हो वो कार्ट में ऐड करते हो, उसके बाद वो बाय करते हो, बाय नाउ वगैरह करके। तो अभी मुझे आप बता सकते हो क्या, जो आपने प्रोडक्ट लिया है वही आपको कैसे मिला? राइट, मतलब अब ऐसा कभी नहीं होता है कि जो मैंने ऑर्डर किया वो आपको गया, आपने जो ऑर्डर किया वो मुझे आया। हो सकता है शिपिंग में इशू हो के, लेकिन प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, राइट? तो उनको कैसे पता चलता होगा कि आपने यही सेम प्रोडक्ट लिया है? राइट, दिस कैन बी द पॉइंट, राइट? ये हो सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, एसक्यूएल इज अ डेटाबेस लैंग्वेज। अभी ये डेटाबेस क्या है मैं पहले आपको समझाती हूँ, ठीक है? डेटाबेस में हम यूजर्स या तो प्रोडक्ट की जो रिकॉर्ड है वो स्टोर करते हैं। मतलब आप जब कुछ भी खरीदने के लिए जाते हो ऑनलाइन, आपको पहले वो रजिस्टर वगैरह करना पड़ता है, राइट? आप रजिस्टर करते हो, मतलब क्या होगा, आपका डिटेल उनके डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है? मतलब उनके पास कोई टेबल वगैरह, सर्वर, अगर आपने सुना होगा सर्वर्स वगैरह रहते हैं, राइट? तो उसके सर्वर के अंदर उनके पर्टिकुलर डेटाबेसेस रहते हैं। मतलब एक यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, एक दूसरा प्रोडक्ट के लिए होता है, तीसरा होता है कार्ट के लिए, ठीक है? मतलब एक अलग अलग टेबल वो बनाते हैं। और सपोज कीजिए मैं, ओके, एज ए निशा मैंने वहाँ पे रजिस्टर किया, तो मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन उनके पास चला गया, ठीक है? अभी मैं जो भी सर्च कर रही हूँ, ओके, तो सर्च करते टाइम वो ऑब्जर्व करते हैं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट सर्च कर रही हूँ। अगर मैं सपोज कीजिए वॉचेस देख रही हूँ, ठीक है, तो मैं वॉचेस जो सर्च कर रही हूँ वो भी उनको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर यूजर क्या प्रोडक्ट देख रहा है, ओके? मतलब अभी आप देख सकते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं अगर अमेज़ॉन में कुछ सर्च कर रही हूँ तो आगे गूगल में अगर मैं देख रही हूँ तो ऐड में मुझे वही दिखता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, राइट? तो ये सब होता है यूजिंग योर डेटाबेस, ओके? मतलब डेटाबेस में जैसे वैल्यू स्टोर होता है, उससे ही उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए। और अगर उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट वगैरह हो तो आपको दिखाई देता है वहाँ पे डिस्काउंट है या सेल लगा हुआ है, ऐसे सॉरी, ओके? मतलब सॉफ्टवेयर बिना डेटाबेस का यूज नहीं है। सिंपली अगर बिना डेटाबेस के आपने सॉफ्टवेयर बनाया तो स्टोर कैसे करेंगे आप, राइट? यूजर का इंफॉर्मेशन हो गया या कुछ भी, वो स्टैटिक हो जाएगा ना पेज। अगर डेटाबेस ही नहीं है तो आप इंटरेक्ट ही नहीं कर पाओगे। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से यूजर ने क्या मंगवाया है? हमें पता ही नहीं चलेगा, राइट? सो डेटाबेस मतलब स्टोरिंग द डेटास इन अ पर्टिकुलर टेबल और इन अ पर्टिकुलर सर्वर, ओके? तो वो डेटाबेस में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करना है, कैसे डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें से वैल्यू कैसे लेना है, ये सब के लिए हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट? सो इसका पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, एसक्यूएल क्या होता है एंड ऑल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप अगर आपको मेरी आवाज़ कट हो रही है बीच में तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है? या सो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज अ एसक्यूएल, ओके? एसक्यूएल क्या होता है, देखिए, द एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ओके? जैसे आप सी में प्रोग्राम बनाते हो वैसे हम एसक्यूएल में क्वेरी बनाते हैं, ओके? क्वेरीज बनाते हैं, एक दो लाइन के क्वेरीज रहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ओके?
डिजाइंड फॉर मैनेजिंग द डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मैंने अभी आपको पता है कि हम जो डेटा वगैरह है वो मैनेज करते हैं, स्टोर करना, गेट करना, अपडेट करना, रिकॉर्ड इंसर्ट करना, ये सब मैनेज हम करते हैं फॉर इन दी एसक्यूएल। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है जो भी मैं टेबल वगैरह बोल रही थी आपको, ओके, वो टेबल को हम एसक्यूएल में बोलते हैं रिलेशन इन शॉर्ट। ओके, सो रिलेशन जो है वो मतलब अगर एग्जाम्पल देना हो तो जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो टेबल में ही स्टोर करते हैं। विदाउट टेबल हम कुछ भी डेटा स्टोर नहीं करते। जो कुछ भी है एसक्यूएल में आपका डेटा टेबल में ही स्टोर होता है, इसलिए वो रिलेशनल डेटाबेस ऐसे बोला जाता है। ठीक है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज एसक्यूएल और समटाइम्स सीक्वेल। दो प्रोनाउंसिएशन है, आप एसक्यूएल भी बोल सकते हो या तो सीक्वेल भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का अलग है। ठीक है, एसक्यूएल इज अ डेटाबेस लैंग्वेज, जैसे मैंने पहले बताया आपको, इट इज अ डेटाबेस लैंग्वेज। इट इज used for database creation, deletion, fetching the rows and modifying the rows etc. मतलब आप एसक्यूएल के साथ हर काम कर सकते हो, नया डेटाबेस क्रिएट करना, नया टेबल क्रिएट करना, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना, अगर डेटा चेंज करना है, मॉडिफाई वगैरह करना है वो आप कर सकते हो, या तो डिलीट अगर आपको करना है वो भी आप कर सकते हो। ओके, मतलब सारा जो काम है वो एसक्यूएल के साथ ही आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, एसक्यूएल इज बेस्ड ऑन अ रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल रिलेशनल कैलकुलस। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ध्यान में रखिए, जो टेबल होते हैं उसको हम रिलेशन बोलते हैं, और जो टेबल के अंदर रोज रहते हैं हमारे, मतलब एक टेबल में मल्टीपल रोज हो सकते हैं, राइट। सो एक रो को हम बोलते हैं एक टपल। ठीक है, वो थोड़ा वर्ड्स का अलग है इस लैंग्वेज में बस, लेकिन सब कॉमनली है। टेबल को हम बोलते हैं रिलेशन एंड रो को बोलते हैं टपल। ठीक है, एंड वन मोर नोट मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना, कभी कभी ऐसे पॉइंट्स बोल देती हूँ, बाद में मुझे भी याद में नहीं रहता है, तो चाहे तो उसी टाइम आप नोट कर लीजिए, दैट्स विल बी बेटर। ओके, सो आगे आपके रेफरेंस के लिए वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये आपके लिए भी है, जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो जो पॉइंट्स बताती हूँ, अगर आपको लगता है वो इम्पोर्टेंट है तो उसी टाइम उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सो और एक बार मैं बताती हूँ, व्हाट इज एसक्यूएल? इट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, व्हाई इट इज यूज्ड? इट इज यूज्ड एंड इट इज डिजाइन्ड फॉर मैनेजिंग द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। ओके, मतलब जैसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने बताया है कि हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट, डिलीट एंड एवरीथिंग। ओके, इट इज प्रोनाउंस्ड एज एसक्यूएल और सीक्वेल। आप उसको एसक्यूएल भी बोल सकते हो या तो सीक्वेल भी बोल सकते हो। ओके, एंड इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल रिलेशनल कैलकुलस। ओके, रिलेशन मीन्स आपका एक पर्टिकुलर टेबल and tuple single row. Okay, getting the point? Yes, online students, everyone? Okay, so देखिए नेक्स्ट, why SQL is required? Okay, क्या पर्पस है SQL का यूज करने का? Okay, so first है for creating a new database, table and views. Okay, हम यूजिंग एसक्यूएल नया डेटाबेस बना सकते हैं, उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं, और एज वेल एज आप उसके व्यूज, व्यू इज अ क्या बोलते हैं हम उसको, क्लॉज है वो हमारा एक एसक्यूएल में। ओके, मतलब रिकॉर्ड कैसे आपको व्यू करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, वो हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, क्रिएट हो जाने के बाद इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। ओके, जब आपको मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करना है वो आप कैसे करेंगे, पर्टिकुलर यूजर की वैल्यू इंसर्ट करना है वो आप कैसे करेंगे। ठीक है, टेबल बना दिया, उसके बाद इंसर्टिंग द रिकॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट, अपडेटिंग अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। अभी देखिए, ऐसा कभी होता है क्या, एक बार टेबल बना दिया, रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया तो वो फिक्स रहेगा?
चेंज हो सकता है ना। मतलब सपोज कीजिए अगर इसका रियल टाइम एग्जांपल बताना है तो हमारे आधार कार्ड, ओके, अभी मेरा जो आधार कार्ड है उसमें मुझे एड्रेस चेंज करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या नया आधार कार्ड ही बनवाऊंगी या सिर्फ अपडेट करके लूंगी? अपडेट कर सकते हैं ना, नया फिर से कार्ड बनाने की क्या जरूरत है, सिर्फ एड्रेस चेंज हो गया तो, राइट, डायरेक्टली मैं अपना वैल्यू चेंज कर सकती हूँ, अपडेट कर सकती हूँ। तो ऐसे जब आपको आपके टेबल में पर्टिकुलर रिकॉर्ड चेंज करना है, वैल्यू चेंज करना है, तब हम करते हैं अपडेट, ठीक है। मतलब नया टेबल वगैरह बना के उसमें डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है, वही सिंपल रो आप अपडेट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिलीटिंग अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ डेटाबेस, ओके। जब आपको पर्टिकुलर यूजर की डेटा डिलीट करना है, अभी इसका एग्जांपल लीजिए, सच एज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मल्टीपल एम्प्लॉयज काम करते हैं, राइट। अगर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय उसका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया तो उनके इंफॉर्मेशन हमें क्या करनी है, राइट, हम रख सकते हैं, थोड़ा पर्सनल इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, लेकिन बाकी का जो उसने काम किया है एंड ऑल वो रखने की इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, तो डायरेक्टली उनका ही रिकॉर्ड जो है आप डिलीट कर सकते हो, राइट। अगर आपको पर्टिकुलर डेटाबेस नहीं चाहिए, टेबल नहीं चाहिए या रिकॉर्ड नहीं चाहिए, वो आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए मल्टीपल वैल्यूज हमारे पास, जैसे ड्रॉप, डिलीट एंड ट्रंकेट, तो वो बाद में हम देखते हैं, ठीक है। एंड लास्ट आता है हमारा रिट्राइविंग अ डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, मतलब जो इंसर्ट किया है वो कैसे रिट्राइव करना है, उसके लिए मल्टीपल क्या बोलते हैं हम, ऑप्शंस टाइप, वो बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे ऑपरेटर्स हमें यूज करने पड़ते हैं, जैसे अगर आपने एंड और वगैरह सुना होगा ऐसे टाइप में, ठीक है। सो ये सारे 5 वैल्यूज के लिए हम एसक्यूएल का यूज करते हैं। फर्स्ट, फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस एंड टेबल्स, सेकेंड, इंसर्टिंग अ रो, थर्ड, अपडेटिंग अ रिकॉर्ड, फोर्थ, डिलीटिंग अ रिकॉर्ड एंड फिफ्थ, टू रिट्राइव अ डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, ठीक है। गेटिंग? यस, ओके। अगर आपको कभी भी डाउट लगता है तो उसी टाइम पूछ लीजिए, ठीक है, ऐसे वेट मत कीजिए कि मैं बोल रही हूँ, आप बीच में भी मुझे इंटरेक्ट कर बीच में रुका के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, जैसे हमारे सी प्रोग्रामिंग में वगैरह डिफरेंट सिंटैक्स रहते हैं, जैसे फॉर के लिए अलग, व्हाइल के लिए अलग, या इवन सब के लिए अलग अलग सिंटैक्स रहते हैं। वैसे जब आप एसक्यूएल में क्वेरी बनाते हैं उसके लिए भी पर्टिकुलर सिंटैक्स है, कैसे बनाना है, कैसे वर्ड्स को यूज करना है, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। सो देखिए, एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव। अभी किसी को पता है क्या केस सेंसिटिव मतलब क्या है? हाँ, मतलब यस यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको पता है क्या? हाँ, राइट, मतलब अगर आपने एक वर्ड कैपिटल में लिखा या स्मॉल में लिखा, इतना डिफरेंस नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एसक्यूएल जो है वो नॉट अ केस सेंसिटिव है। इसका मतलब क्या है, एसक्यूएल में आप जो भी टेबल का नाम देंगे, डेटाबेस का नाम देंगे, ऐसा कुछ केस सेंसिटिव नहीं है, आपको जो चाहिए आप दे सकते हो। लेकिन एक पार्ट क्या है, द एसक्यूएल कीवर्ड्स आर रिटन इन अ अपर केस, ओके, मतलब एसक्यूएल में जो भी कीवर्ड्स रहेंगे वो आपको अपर केस में लिखना है, ये ध्यान में रखना है। जैसे क्रिएट हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट, अल्टर, ड्रॉप, ये सब उसके कीवर्ड्स है, ठीक है। जो एसक्यूएल के कीवर्ड्स रहेंगे वही आपको अपर केस में लिखना है, वो छोड़ के आप सारे लोअर में लिखे या अपर में लिखे, डजंट मैटर्स, ठीक है। सिर्फ कीवर्ड्स आपको कैपिटल्स में लिखना है बस, ठीक है। We can place a single SQL statement on one or multiple text line, okay? मतलब क्या होता है, देखिए अभी जो क्वेरी है वो एक बार हम लिख दे टेबल में, ऐसा नहीं कि एक ही बार लिख सकते, आप मल्टीपल टाइम वो सेम चीज भी लिख सकते हो। जैसे अगर आपको 10 वैल्यूज एट ए टाइम इंसर्ट करना है, तो एक बार आपने इंसर्ट की क्वेरी लिखी, वही 10 बार भी आप लिखेंगे तो भी चलेगा।
मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार लिखा है तो एक ही बार हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप मल्टीपल लाइन्स में भी उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड SQL स्टेटमेंट्स आर स्टार्टेड विथ एनी वन ऑफ द SQL कमांड्स। जो क्वेरी है वो इसी कीवर्ड या तो कमांड से स्टार्ट होगा, सच एज सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अल्टर एंड ड्रॉप। इन 6 कीवर्ड से ही आपका क्वेरी हमेशा स्टार्ट होती है, ठीक है। योर क्वेरी विल बी स्टार्टेड विथ दीज कीवर्ड्स ओनली, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अल्टर एंड ड्रॉप। इससे छोड़ के आपका क्वेरी किसी से भी स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। एंड दिस स्टेटमेंट एंड विथ दी सेमीकोलन। जैसे हम प्रोग्रामिंग में वगैरह लास्ट में सेमीकोलन देते हैं, एक स्टेटमेंट हो जाने के बाद सेमीकोलन देते हैं, वैसे ही एक बार आपका स्टेटमेंट खत्म हो गया, आपको वहां पे सेमीकोलन देना है, ठीक है। उनको क्या पता चलता है कि मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो गया, ऐसे, ठीक है। सो ये समझ में आ रहा है कि आपको कैसे लिखना है सिंटैक्स, ओके। केस सेंसिटिव नहीं है, आप जो भी टेबल डेटाबेस वगैरह लेंगे वो केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन जो कीवर्ड्स है वही आपको अपर केस में लिखना है, ठीक है। और एक स्टेटमेंट आप मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। एंड आपका जो SQL का लाइन मतलब क्वेरी वो किससे स्टार्ट होगा, सिर्फ 6 वर्ड से ही आपका क्वेरी स्टार्ट हो सकता है, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अल्टर एंड ड्रॉप, ओके। एंड स्टेटमेंट एंड विथ द सेमीकोलन, ओके। यस, गेटिंग द पॉइंट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके। किसी को कुछ डाउट है क्या? क्या बताऊं? फर्स्ट पॉइंट बताऊं क्या? ओके। नॉट केस सेंसिटिव का मतलब है जब आप टेबल वगैरह का नाम, हाँ, अच्छा, फर्स्ट पेज, ये टपल का मतलब है रो, एक सिंगल रो को हम SQL में टपल बोलते हैं, ठीक है। सो कैन वी गो फर्दर? ओके, ओके। सो नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट SQL कमांड्स, ओके। SQL में पर्टिकुलर कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाइन बाय लाइन हम देखते हैं, ठीक है। मतलब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें कौन सा कमांड यूज करना है, इंसर्ट के लिए क्या यूज करना है, वो हम देखते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। फर्स्ट वन देखिए, क्रिएट डेटाबेस, ओके। जब भी आपको नया डेटाबेस क्रिएट करना है आपके SQL मतलब सर्वर के अंदर, तो आपको यूज करना है क्रिएट डेटाबेस कमांड, ओके। जो कीवर्ड्स है उसको SQL में हम कमांड्स बोलते हैं, ओके। डेटाबेस के बाद अगर डेटाबेस के अंदर आपको नया टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें यूज करना है क्रिएट टेबल। ये एग्जैक्टली सिंटैक्स नहीं है, ये सिर्फ कमांड्स है, ठीक है। इसको ये सिंटैक्स नहीं है, सिंटैक्स हम आगे देखने वाले, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कैसे क्या वर्ड यूज करते वो मैं दिखा रही हूँ, ओके। सो फर्स्ट फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। सेकेंड फॉर क्रिएटिंग अ टेबल, क्रिएट टेबल, ओके। उसके बाद अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू, उसके बाद उसका जो भी सिंटैक्स है वो, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू, ओके। नेक्स्ट सिलेक्ट, सिलेक्ट हम यूज करते हैं टू फेच द रिकॉर्ड फ्रॉम योर डेटाबेस टेबल, ओके। whenever you want to get the record from a table we uses select command, ओके। सिलेक्ट के साथ आप मल्टीपल क्लॉजेस का भी यूज करेंगे, वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट,
अगर आपको पर्टिकुलर वैल्यू किंवा पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको अपडेट करना है तो आपको यूज करना है अपडेट कमांड। एंड लास्ट में आता है हमारा डिलीट। अगर आपको वो रिकॉर्ड नहीं चाहिए, टेबल या डेटाबेस भी नहीं चाहिए, तो आप डिलीट यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एसक्यूएल कमांड्स। ओके, बेसिकली ये हायरार्की है। जैसे हम बोलते हैं ना, पहले डेटाबेस क्रिएट करो, फिर उसके अंदर टेबल क्रिएट करो, फिर उसको वैल्यू इंसर्ट करो, फिर सिलेक्ट करो। अगर सिलेक्ट के बाद अगर आपको लगता है कि वैल्यू चेंज करना है तो उसको अपडेट कीजिए, फिर उसके बाद डिलीट। लास्ट में आता है हमारा डिलीट। ठीक है, ओके, सो अभी एसक्यूएल के लिए हम यूज करने वाले हैं XAMPP सर्वर। ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब जो भी क्वेरीज वगैरह है हम XAMPP सर्वर में लिखने वाले हैं। ठीक है, मैं पहले आपको शो करती हूँ वो, लेकिन डाउनलोडेशन वगैरह कैसे करना है मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, ये रहता है XAMPP कंट्रोल पैनल। ये बेसिकली यूज किया जाता है फॉर दी PHP एंड ऑल। ठीक है, PHP के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने वैम्प सर्वर सुना होगा, हम या तो वैम्प लोकल होस्ट जो हम PHP किंवा पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए यूज करते हैं, जैसे MySQL सर्वर वगैरह है, MySQL सर्वर या Oracle जो भी। ओके, वैसे ही XAMPP हम SQL के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डाउनलोडेशन कैसा रहेगा देखिए। सिंपली क्या करना है, आपको गूगल में जाके यहाँ पे डालना है डाउनलोड XAMPP सर्वर। ओके, इजी है लेकिन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, मतलब साइज बड़ा है उसका डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड XAMPP सर्वर। ठीक है, XAMPP। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, डाउनलोड XAMPP फॉर विंडोज वगैरह ऐसा कुछ। ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए। ओके, यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। फर्स्ट है विंडोज, उसके बाद है लिनक्स। ठीक है, उसके बाद OS। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। आपके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक कर लीजिए, मतलब वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, विंडोज है तो स्टार्टिंग में ही है। अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख सकते हो इंस्टॉलर exe फाइल दिखा रहा है वो, मतलब आप जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोडेशन के लिए स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट वन ही कीजिए, मतलब मल्टीपल है, आप कोई भी ले सकते हैं। फर्स्ट वन करेंगे तो भी चलेगा, वो सपोर्टेबल है। ठीक है, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है क्या कैसे करना है डाउनलोड? ठीक है, सब लोग स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सिंपली गूगल पे जाके डालिए डाउनलोड XAMPP सर्वर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कीजिए और यहाँ पे आ जाने के बाद मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस पर जाके सिर्फ डाउनलोड को क्लिक कीजिए, वो स्टार्ट हो जाएगा। आई गेस कुछ तो 158 MB ऐसा कुछ तो 155 या 158 MB का है। सबका डाउनलोडेशन का स्टार्ट हो जाने के बाद बताइए। डाउनलोड होने तक हम थोड़ा आगे ऑपरेटर्स वगैरह देखते हैं। ठीक है,
हाँ बोलिए। हेलो। हाँ। मैं प्रतीक्षा। मेरे यहाँ आज थोड़ा नेटवर्क इशू है, मैं बाद में कर लूँ क्या? ठीक है, चलेगा, नो इशू। ओके। हाँ। यस, बाकी सबका स्टार्ट हो गया क्या डाउनलोडेशन के लिए? ठीक है। आपका स्टार्ट हो गया है क्या डाउनलोडेशन? हो गया क्या डाउनलोड? ठीक है। हाँ हाँ, इंस्टॉलेशन कर लीजिए ना अगर हो गया तो। हाँ ठीक है, होने दीजिए डाउनलोड, नो इशू। अगर हो गया तो मैं बोल रही थी, ठीक है। या डाउनलोड हो गया तो आप इंस्टॉल करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे XAMPP जो आप डाउनलोड करेंगे ना तो ऐसे EXE फाइल क्रिएट होता है, ठीक है। उस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए, ठीक है। जब आपका ओपन हो जाएगा ना XAMPP तो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। XAMPP कंट्रोल पैनल। इसे ओपन हो जाने के बाद बताइए, ठीक है। हो गया क्या?
मैं स्टार्ट करना बता दूंगी आपको, ठीक है। एक बार सबका स्टार्ट हो गया तो मैं बताती हूँ आपको कैसे स्टार्ट करना है एसक्यूएल का। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट सबका हो रहा है क्या डाउनलोड? ओके ओके ओके, ठीक है। धीरज, आपका कुछ इश्यू आ रहा है क्या? ये ओके कर लीजिए ना उसको। आप शेयर कर सकते हो क्या स्क्रीन? मुझे आपका आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ थोड़ा ज़ोर से बोलिए। अच्छा, सिस्टम रिस्टार्ट करनी पड़ेगी क्या? हाँ ठीक है, चलेगा। धीरज, अभी भी आपको इश्यू आ रहा है क्या? एक बार शेयर कर सकते हो क्या आप स्क्रीन? ओके। अच्छा, होतोय का? ठीक आहे ठीक आहे, चालेल। हां ठीक आहे, चालेल, काय हरकत नाही। तोपर्यंत आपण डेटा टाइप्स वगैरे बघूयात, म्हणजे तोपर्यंत तुमचं पण कंप्लीट होईल। ओके ओके, बाकी सबका हो गया? हाँ हाँ ठीक है, नो इशू। आप देख लीजिए, मतलब बाद में जब आप करेंगे ना तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी जो इंस्टॉल कर रहे हैं आप में से किसी को कुछ एरर वगैरह आ रहा है क्या? ठीक है, देखिए तब तक हम देखते हैं डेटा टाइप, ठीक है। एसक्यूएल में कौन से डिफरेंट डेटा टाइप्स है वो हम देखते हैं। जैसे सी में वगैरह इंट, कैर, फ्लोट वगैरह है, वैसे एसक्यूएल में कौन से डेटा टाइप्स है वो हम देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। ओके, स्ट्रिंग का मतलब है जब आपको कैरेक्टर इंसर्ट करना है आपके टेबल के अंदर, तब हम स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का यूज करते हैं, ठीक है। सो देखिए कौन से है डिफरेंट, कैर, वर्ड कैर, टेक्स्ट, इनम एंड बीलॉग। ओके,
इतने सारे डेटा टाइप्स आप यूज कर सकते हैं फॉर दी स्ट्रिंग. ओके, कैर, वर्कर, टेक्स्ट, enum एंड blob. ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप. मतलब जब आपको नंबर इंसर्ट करना है आपके डेटाबेस के अंदर. ओके, व्हेनेवर यू वांट टू स्टोर एन इंटीजर वैल्यू और अ डिजिट वैल्यू इन योर टेबल, तब हमें क्या यूज करना है, सच एज इंट और एन इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड बुल. बुल का मतलब है बुलियन. ठीक है, सो बुल इज नथिंग बट अ बुलियन. ओके, जो हमें रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स वैल्यूज. ठीक है, वो आप इंटीजर के लिए भी यूज कर सकते हो. ओके, एंड उसके बाद आता है हमारा डेट एंड टाइम डेटा टाइप. ओके, अभी देखिए जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह फिल करते हो उस टाइम पे वो हमें पूछता है डेट ऑफ बर्थ. राइट, मतलब उस टाइम पे हमें डेट इन्वॉल्व करना पड़ता है, डेट इंसर्ट करना पड़ता है. तो डेट एंड टाइम अगर आपको स्टोर करना है, जैसे अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलर चीज के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन से टाइम में पेमेंट किया है. राइट, वो भी उनको स्टोर करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू है वो. राइट, उनके पास भी तो होना चाहिए. तो उसके लिए जब भी आपको डेट और टाइम का इंसर्ट करना है वैल्यूज, तब आप इतने सारे यूज कर सकते हो. मतलब जब आपको सिर्फ डेट इंसर्ट करना है या डेट वैल्यू स्टोर करना है, आप यूज कर सकते हो डेट. जब आपको डेट एंड टाइम दोनों करना है, उसके लिए डेट टाइम का आप यूज कर सकते हो. अभी ये टाइम स्टैम्प क्या है, आपको इंडिया का टाइम स्टैम्प पता है क्या? हाँ, 5.30 होता है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, कुछ तो कोड है ना, IST कोड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. राइट, और हम कोलकाता का यूज करते हैं. राइट, कोलकाता का जो टाइम है वो सारा इंडिया में यूज होता है. मतलब जब आप आउट ऑफ द इंडिया काम करते हो, जैसे अमेजोन, वो ऑल ऑफ द वर्ल्ड है. राइट, तो उनको उस पर्टिकुलर कंट्री का स्टैम्प यूज करना पड़ेगा, टाइम स्टैम्प जो है. जब आपको ऐसे मल्टीपल कंट्रीज का टाइम स्टैम्प वगैरह सेव करना है, तब आप यूज कर सकते हो टाइम स्टैम्प. जैसे टाइम स्टैम्प में क्या स्टोर होगा, आपका IST कोड, और जो हम अभी बता रहे 5.30 जो होता है वो स्टोर होता है. ठीक है, एंड उसके बाद अगर सिर्फ टाइम स्टोर करना है आपको, पर्टिकुलर टाइम, तब आप टाइम का यूज कर सकते हो. और जब आपको सिंपली ईयर यूज करना है, मतलब स्टोर करना है, तब आप ईयर का यूज कर सकते हो. सारे के लिए अलग अलग है हमारे पास, डेट के लिए अलग है, टाइम के लिए अलग है, ईयर के लिए अलग है, या तो डेट एंड टाइम के लिए सेम है, एंड टाइम स्टैम्प का भी आप यूज कर सकते हो. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंट डेटा टाइप इन SQL. ओके, स्ट्रिंग का मतलब है कैरेक्टर्स, ध्यान में रखिए हमेशा. ठीक है, एंड स्ट्रिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं कैर, वर्कर, टेक्स्ट, enum एंड blob. न्यूमेरिक, जब आपको इंटीजर टाइप स्टोर करना है, आप इंट का यूज कर सकते हो, या तो इंटीजर, फ्लोट, बुलियन और डबल. ओके, एंड डेट एंड टाइम के लिए डेट, टाइम स्टैम्प, डेट एंड टाइम, टाइम एंड ईयर. ओके, अभी इसमें एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कंपलसरी, वो होता है डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वर्कर. ओके, ये कंपलसरी इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वर्कर. ओके, इसका आंसर क्या है, कैर में हम सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वर्कर में हम इंटीजर प्लस कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं. जैसे अगर आपने IDs वगैरह देखे होंगे, ID में इंटीजर भी होता है और कैरेक्टर भी होता है. राइट, सो जब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर एंड कैरेक्टर स्टोर करना है, तब आप यूज कर सकते हो वर्कर. ठीक है, सिंपली जब आप कैरेक्टर लेते हो तो आप इंटीजर स्टोर नहीं कर पाओगे, वो अलाउ नहीं करेगा. लेकिन जब आप वर्कर लेंगे तो इंटीजर प्लस कैरेक्टर भी आप स्टोर कर सकते हो. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. ओके, enum इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ओके, मतलब वो इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन जब प्रोडक्ट वगैरह मैंने आपको बताया. ओके, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे इमेजेस होते हैं, इमेजेस वगैरह हमें स्टोर करना पड़ता है डेटाबेस में. जैसे
अनस्ट्रक्चर का मतलब वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, ये सब स्टोर करने के लिए आप enum का यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ, यस यस, दैट टाइप। ओके, बीलॉप आई गेस वो भी कैरेक्टर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उसका रेंज बड़ा है। ओके, जैसे कैरेक्टर और वर्ड कैर का इतना रेंज नहीं है, लेकिन बीलॉग में वो एक्सटेंड कर लेता है ऑटोमेटिकली। ओके, जो जैम्प किंवा कोई भी आप सर्वर यूज कीजिए, उसका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, बेसिकली हम कैर, वर्ड कैर या टेक्स्ट इतना ही यूज करते हैं। ठीक है, इन कॉमन। ओके, सो इसलिए कैर और वर्ड कैर के बीच में ही डिफरेंस पूछा जाता है हमेशा। ओके, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट डायनामिकली बढ़ाता है ऐसे। यस, क्या बोल रहे थे आप? कौन से इंटीजर में? हाँ, वही मैं बता रही हूँ, वो डायनामिकली साइज बढ़ाता है, वही मैं समझा रही हूँ आपको। इंस्टॉलेशन हो गया है क्या? अच्छा, ओके। सो देखिए, तब तक हम ऑपरेटर्स देखते हैं। ऑपरेटर्स क्या होता है पता है क्या आपको? यस, कॉमन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे यस, हाँ, यस, जैसे हम प्लस, माइनस, डिवीजन, मॉड, उसको हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, राइट? दे आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर। जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, वैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो एसक्यूएल कौन से ऑपरेटर सपोर्ट करता है वो हम देखते हैं। ठीक है, सो देखिए, फर्स्ट होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। अभी कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या क्या आता है? इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन एंड नॉट लेस देन, ये सब आता है आपके कंपैरिजन। मतलब जब आपको दो वैल्यूज को कंपेयर करना है, तब आप इतने सारे ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, व्हेन यू वांट टू कंपेयर टू वैल्यूज, तब आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स के यूज कर सकते हो। ओके, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन एंड नॉट लेस देन। ओके, एंड इसके बाद आते हैं हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अब अरिथमेटिक जैसे मैंने बोला, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड। ओके, ये सब आते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। ओके, बस एसक्यूएल में मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर एसक्यूएल। दिखाऊं क्या वो? अच्छा, ओके, ठीक। हाँ, ये डिवाइड है यहाँ पे, वो रह गया। ये परसेंट नहीं, हम उसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। मैं बताती हूँ आपको डिफरेंस। ठीक है,
यस, डन। ओके, बताइए मुझे किसी को डिफरेंस पता है क्या डिवाइड और मॉड के बीच में? वो मॉड परसेंटेज नहीं है, उसको हम बोलते हैं मॉड। ओके, मॉड्यूलस ऑपरेटर। सो क्या है डिफरेंस? यस, राइट। अभी देखिए मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, एक सेकंड। देखिए अभी हम बेसिकली डिवाइड कैसे करते हैं, ऐसा कुछ तो वो स्ट्रक्चर रहता है, राइट। सो अगर मुझे 4 डिवाइड करना है 2 में से, ठीक है, सो दिस विल बी माई 2 4, ओके, माइनस एंड दिस इज 0। ओके, तो जो डिवाइड है वो क्या करता है, वो हमें रिटर्न करता है क्वोशिएंट। ओके, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। ओके, एंड जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर। ठीक है, ये हमें हमेशा रिटर्न करता है रिमाइंडर, और जो डिवाइड रहता है वो हमें रिटर्न करता है क्वोशिएंट। ओके, जो मॉड्यूलस है वो बेसिकली हम यूज करते हैं इवन ऑड लॉजिक में। ठीक है, वो हम देखते हैं आगे जब PLSQL में वगैरह हम ये करते हैं ना प्रोग्राम, तब हम देखते हैं। ठीक है, सो सिंपली ध्यान में रखिए डिवाइड रिटर्न्स क्वोशिएंट एंड मॉड्यूलस रिटर्न दी रिमाइंडर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ओके, सो देखिए SQL में इतने सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है, सच एज ऑल, एंड, एनी, बिटवीन, इन, नॉट और एग्जिस्ट एंड लाइक। ठीक है, इतने सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है हमारे SQL के अंदर, जो हम 1 by 1 देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए ऑल हमें कब यूज करना है, व्हेन वी यूजेस ऑल ऑपरेटर टू कंपेयर अ वैल्यू टू ऑल द वैल्यूज। अभी सपोज कीजिएगा मेरा एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल, उसमें 10 रिकॉर्ड है। ठीक है, मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू सारे रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करने हैं, तब मैं यूज करती हूँ ऑल ऑपरेटर। ठीक है, व्हेनेवर आई वांट टू कंपेयर अ पर्टिकुलर कंडीशन विथ माय ऑल दी रिकॉर्ड्स, ओके, तब मैं यूज करती हूँ ऑल ऑपरेटर। ठीक है, जैसे मैंने बोला 10, वैसे आपके थाउजेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, जब आप ऑल करेंगे तो सारे रिकॉर्ड से ही आपका कंडीशन को चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एंड। अपने सी में वगैरह एंड सुना है क्या? एंड हम लिखते हैं %, 2 बार लिखते हैं ना हम, राइट। इफ में लिखते हैं हम, तो उसका लॉजिक सेम ही है यहाँ पे। मतलब वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 2 कंडीशन एट अ टाइम चेक करते हैं, राइट। मतलब जब आपको SQL में 2 कंडीशन एट अ टाइम चेक करना है, 2 और मोर देन 2, ओके, तो तब आप %, का यूज करते हैं। लेकिन इसका कंडीशन क्या है कि जो भी आप कंडीशन देते हो सारे सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी आपको आउटपुट मिलेगा, नहीं तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपने इसका ट्रूथ टेबल देखा होगा, स्टैटिस्टिक्स में वगैरह हम निकालते हैं ना ट्रूथ टेबल, तो उसमें कैसा है, अगर ट्रू है तभी ट्रू रहेगा, अगर एक भी फॉल्स है तो आपको आउटपुट नहीं आएगा, राइट। मतलब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी आप एंड लेके कंडीशन चेक करते हो, सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी आपको आउटपुट मिलेगा, नहीं तो आउटपुट नहीं मिलेगा। और SQL के अंदर %, हम सिंगल रो पे अप्लाई करते हैं, मल्टीपल रो के लिए आप %, का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सिंगल रो के लिए ही आप %, का यूज कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद है एनी। ओके, अब ये एनी ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं, कंपेयर द वैल्यू इन द लिस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। आपकी कंडीशन के ऊपर पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च किया जाता है एनी के अंदर। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला है कंपेयर द वैल्यू इन द लिस्ट अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। ऑल में क्या हो रहा था, सारा, राइट। एंड में 2 और मोर देन 2 कंडीशन एक ही रो में हम देखते हैं, लेकिन एनी में
आपकी कंडीशन पे बेस सारे रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, सारे नहीं, जितने सेटिस्फाई होते हैं उतने, ठीक है। देन आता है बिटवीन। ओके, एक सिंपल ध्यान में रखिए, जब भी आप बिटवीन का यूज करेंगे मतलब आपको रेंज देना पड़ता है। रेंज के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। मतलब सपोज कीजिए अगर मुझे ऐसे एम्प्लॉय का नाम चाहिए जिनका सैलरी 10 to 15 के बीच में है, 10 भी रहेगा, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये मेरा रेंज है, 10 to 15 मेरा रेंज है। मतलब जब आपको ऐसे रेंज देना होता है तब आपको यूज करना है बिटवीन ऑपरेटर, ठीक है। एंड इन होता है इसका वाइस, मतलब जैसे इन जब आप यूज करेंगे तो इन में आपको वैल्यू देना पड़ता है, लेकिन बिटवीन में आपको रेंज देना पड़ता है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन एंड बिटवीन ऑपरेटर, ठीक है। तो वहां पे आपको बताना है कि बिटवीन में हम रेंज देते हैं और इन में हम एक्चुअल वैल्यू देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, इनमें मैं क्या कर रही हूँ, 10 to 15 ये रेंज दे रही हूँ, लेकिन वही मैं अगर इन में लिखती हूँ 10 to 15 तो 10 और 15 वैल्यू हो जाएंगे, नॉट अ रेंज। ओके, बिटवीन में जब मैं 10 to 15 करूंगी मुझे 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 इन सब के रिकॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन मैं अगर इनमें 10 और 15 लिखूंगी तो मुझे सिर्फ 10 और सिर्फ 15 का ही आउटपुट मिलेगा, रेंज में नहीं होता है। एक्चुअल वैल्यू को वो लेता है रादर देन द रेंज, ठीक है। ये डिफरेंस होता है बिटवीन और इन के बीच में। अगर आप नोट डाउन करें तो ऐसे नोट डाउन कीजिए, बिटवीन में हम रेंज देते हैं और इनमें हम एक्चुअल वैल्यू देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नॉट। जैसे हमने अभी कंपैरिजन में देखा, नॉट इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, मतलब कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर को अगर आपको रिवर्स करना है, ग्रेटर को आपको नॉट ग्रेटर करना है तो आप नॉट ऑपरेटर का यूज करते हो, उससे आपका जो लॉजिक ऑपरेटर है उसका मीनिंग रिवर्स हो जाता है, जो होना चाहिए ट्रू वो फॉल्स होता है, ठीक है। जैसे अगर मुझे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए जिसका आईडी 1 है लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगी, नॉट इक्वल टू 2। ओके, मतलब नॉट अगर आप यूज करेंगे तो हमारा आंसर फॉल्स में आता है, राइट। जैसे ग्रेटर देन में देख रही हूँ, अगर मुझे ग्रेटर देन नहीं देखना है तो मैं लिखूंगी नॉट ग्रेटर देन। ओके, नॉट से आपका लॉजिकल ऑपरेटर का जो मीनिंग होता है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है और। ओके, अभी ये और क्या है, जैसे एंड हमने क्या देखा था, एंड में आप जितने भी कंडीशन देते हो सारे सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। लेकिन और में ऐसा नहीं है, और में भी आप मल्टीपल कंडीशन ही देते हैं, लेकिन उस मल्टीपल कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन आपका ट्रू हो गया तो भी आपको आउटपुट मिलता है। ओके, मतलब जैसे हम और यूज करते हैं प्रोग्राम में, डबल स्लैश, डबल डैश देते हैं ना हम, उसमें भी हम मल्टीपल वैल्यूज का ही यूज करते हैं। ओके, और में आप मल्टीपल कंडीशन देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपकी कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो भी आपको आउटपुट मिलता है। ओके, एंड और हम यूज करते फॉर मल्टीपल रोज, जैसे एंड हम यूज करते फॉर सिंगल रो, वैसे और हम यूज करते फॉर दी मल्टीपल रोज। ओके, सो ये डिफरेंस है एंड एंड और के बीच में। देखिए कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, एंड और, बिटवीन, इन, ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जिस्ट ऑपरेटर। ओके, ये ध्यान से देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जिस्ट ऑपरेटर का मतलब है जब आप ऑर्गेनाइजेशन में वगैरह काम करते हैं, अभी सपोज कीजिए जैसे हम अमेजोन का ले रहे थे, राइट। अमेजोन के डेटाबेस कितना बड़ा होगा, वी कांट इमेजिन, राइट, बहुत बड़ा डेटाबेस है उनका। तो अगर कोई नया एम्प्लॉय है उनको अगर एक नया टेबल वगैरह क्रिएट करना है, लेकिन उनको पता नहीं कि ये ऑलरेडी टेबल प्रेजेंट है कि नहीं, राइट, उनको वो सब चेक करते तो नहीं बैठेंगे अभी, राइट।
सो वो क्या करेंगे, वो यूज करेंगे एग्जिस्ट ऑपरेटर का। एग्जिस्ट क्या करता है, जब भी आप एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन किंवा इंसर्शन के टाइम पे एग्जिस्ट लगाओगे तो वो पहले देखता है कि वो पर्टिकुलर टेबल मेरे डेटाबेस में है क्या। अगर होगा तो वो क्रिएट नहीं करेगा, अगर नहीं होगा तो वो क्रिएट करेगा। जैसे हम लिखते हैं क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं है तो ही टेबल क्रिएट करना, अगर एग्जिस्ट है तो टेबल क्रिएट मत करना, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन यू हैव मल्टीपल टेबल्स और मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन योर टेबल। ओके, मतलब आपके थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स है, अभी आपको एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, आपको पता नहीं है कि वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट के टाइम पे बता दीजिए इफ नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो अगर वो रिकॉर्ड होगा तो इंसर्ट नहीं करेगा, अगर नहीं होगा तो इंसर्ट करेगा। ओके, जैसे उन्होंने बताया यहाँ पे सर्च फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ रो इन अ स्पेसिफाइड टेबल। आप टेबल को भी देख सकते हैं या तो रो को भी देख सकते हो। ओके, एग्जिस्ट का मतलब वो पहले चेक करता है कि मेरा पर्टिकुलर टेबल मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट है क्या, अगर होगा तो क्रिएट नहीं करेगा, नहीं होगा तो क्रिएट करेगा, ठीक है। एंड लास्ट आता है हमारा लाइक ऑपरेटर। ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर वी यूजेस फॉर पैटर्न मैचिंग। ओके, ऐसे क्वेश्चन होता है, विच ऑपरेटर वी यूजेस फॉर अ पैटर्न मैचिंग। ओके, अब पैटर्न मैचिंग का मतलब क्या है, देखिए अगर मुझे ऐसे स्टूडेंट का नाम चाहिए जिनका स्टार्टिंग ए से होता है, ओके, जिनका नाम स्टार्टिंग ए से होता है, ऐसे अगर मुझे पर्टिकुलर में पैटर्न दे रही हूँ ना, उनको ए से स्टार्ट करो, बी से स्टार्ट करो, पर्टिकुलर में उनको पैटर्न दे रही हूँ, तो ऐसे जब आप पैटर्न डिफाइन करते हो उस टाइम पे आपको यूज करना है लाइक ऑपरेटर का। ओके, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर द पैटर्न मैचिंग, ठीक है। कंपेयर अ वैल्यू टू अ सिमिलर वैल्यू विथ वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। ओके, उसको वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर भी हम बोलते हैं, ठीक है। ये चाहे तो कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, पैटर्न मैचिंग के लिए लाइक ऑपरेटर, उसको हम वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर का भी नाम देते हैं, ठीक है। गेटिंग एवरीवन? ठीक है। Okay, everyone completed with the installation? क्या करूँ, रिपीट करूँ क्या? ठीक है, एक शॉर्ट में बताती हूँ मैं, ठीक है। ऑल ऑपरेटर यूज करते हैं टू कंपेयर ऑल दी वैल्यूज फ्रॉम योर टेबल। अगर आपको एक पर्टिकुलर आपका कंडीशन है, वो कंडीशन अगर आप ऑल से चेक करें तो सारे रिकॉर्ड के साथ कंपेयर होगा। सेकेंड, एंड में हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, मोर देन 2 और मोर देन 2, लेकिन इसका कंडीशन क्या है कि जितने भी आप कंडीशन प्रोवाइड करते हो सारे ट्रू होना चाहिए। अगर सारे सेटिस्फाई होंगे तो ही आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं आएगा, ठीक है। और एंड ऑपरेटर आप यूज करते हैं फॉर अ सिंगल रो, ठीक है। जब आप सिंगल रो में चाहिए तभी आप उसको यूज करते हो। सेकेंड, थर्ड, एनी ऑपरेटर, ठीक है। एनी ऑपरेटर हम यूज करते हैं जब आपका कंपैरिजन जो है आपकी कंडीशन बेस्ड होता है, ओके। मतलब जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया, कंपेयर द वैल्यू इन द लिस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर लिस्ट है आपका, उसमें आप कुछ तो पर्टिकुलर वैल्यू दे रहे हो,
वो वैल्यू आप एनी ऑपरेटर से सिंगल वैल्यू को चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बिटवीन में मैंने क्या बताया कि रेंज, ओके, रेंज से हम वैल्यू चेक करते हैं। नेक्स्ट इन में हम एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो आपके टेबल में है वो। ठीक है, इन और बिटवीन में डिफरेंस, इन डिफाइंस टू द रेंज, बिटवीन डिफाइंस टू द रेंज एंड इन डिफाइंस टू द वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट नॉट क्या करता है, आपका जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसका जो मीनिंग है वो रिवर्स कर देता है। अगर आपको ग्रेटर देखना है और आप नॉट लगाएंगे तो वो नॉट ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, जब आपको ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर का मीनिंग चेंज करना है, रिवर्स करना है, तब आप नॉट का यूज कर सकते हो। ठीक है, देन आता है और, जैसे एंड में हम मल्टीपल कंडीशन देते हैं वैसे ही और में भी हम मल्टीपल कंडीशन देते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, और में आपका जितने भी कंडीशन है अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो भी आपका आउटपुट आ जाता है। ओके, एंड और ऑपरेटर आप मल्टीपल वैल्यूज के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल रोज के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे एंड सिंगल रो होता है और मल्टीपल रो होता है। ठीक है, देन एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या बोला था मैंने कि अगर आपके एक पर्टिकुलर डेटाबेस में आपको पता नहीं कि वो टेबल प्रेजेंट है या वो रिकॉर्ड प्रेजेंट है, आपको पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्ट ऑपरेटर से वो चेक कर सकते हो। अगर नहीं है तो वो क्रिएट करेगा, अगर होगा तो वो क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, एंड लास्ट आता है लाइक इज बेसिकली यूज फॉर द पैटर्न मैचिंग। ओके, जैसे मैंने बोला कि मुझे ऐसे स्टूडेंट का नाम चाहिए जिसका स्टार्टिंग ए से होता हो। ओके, मतलब मैं यहाँ पे पैटर्न दे रही हूँ उनको, राइट। तो जब आपको ऐसे पैटर्न को मैच करके रिकॉर्ड गेट करना होता है तब आप यूज कर सकते हो लाइक ऑपरेटर का। ठीक है, गेटिंग एवरीवन? ओके, सो आई गेस अभी सबका इंस्टॉलेशन हो गया होगा। ठीक है, जब आप ओपन करते हो तो ऐसे आपको कंट्रोल पैनल दिखाई देता है XAMPP का। ठीक है, देन अभी यहाँ पे MySQL कैसे स्टार्ट करना है देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। पहले आपको यहाँ पे अपाची को स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो अपाची इस पे रन होता है, लोकल होस्ट पे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले अपाची को स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, उसके नीचे MySQL है। ठीक है, MySQL के स्टार्ट बटन को आपको क्लिक करना है। ओके, अपाची, उसके बाद MySQL, देन आपको करना है MySQL के एडमिन बटन को क्लिक। यहाँ पे उसके साइड में एडमिन बटन होता है MySQL का, उसको आपको क्लिक करना है। जब आप एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लोकल होस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी आप देख सकते हो लोकल होस्ट, यहाँ पे PHP एडमिन ऐसे आता है। आप सिर्फ एडमिन पे क्लिक कर लीजिए, वो स्टार्ट हो जाएगा। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है क्या कैसे स्टार्ट करना है MySQL? हाँ, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अपाची और MySQL ऐसे दो मॉड्यूल है। पहले आपको स्टार्ट करना है अपाची मॉड्यूल। ओके, यहाँ पे स्टार्ट बटन रहता है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है MySQL का एक्शन। ओके, स्टार्ट बटन को क्लिक करना है। उसके बाद हमें किसको लॉन्च करना है, MySQL को, राइट। सो इसलिए मैं यहाँ पे MySQL का जो एडमिन बटन है उसको क्लिक कर रही हूँ। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका लोकल होस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा वो हैवी सर्वर है तो लोड होने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो जब आपका ओपन हो जाएगा तो आपको ऐसे दिखाई देगा। इट इज़ आवर इंटरफेस बेसिकली।
ओके, आप स्टार्ट कर लीजिए. आई विल बी बैक इन 1 minute. ओके. ओके, हो गया क्या सबका ऊपर? ओके एवरीवन, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हाँ बोलिए. अच्छा, इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है क्या? हाँ ठीक है चलेगा. ओके हाँ ओके, अभी देख लीजिए मतलब स्टार्ट वगैरह कैसे करना है, मतलब आप बाद में कर सकते हो. ठीक है चलेगा. सो अभी हम क्या करते हैं, पहले हम स्टार्ट करते विद दी डेटाबेस. डेटाबेस के 4 to 5 क्वेरीज है, वो कैसे लिखना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो मैं आपको बता दूंगी. ठीक है. सो पहले स्टार्ट करते हैं हम विद दी डेटाबेस. ओके. सो देखिए पहले डेटाबेस क्या कैसे क्रिएट करना है. हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस. ओके. द SQL create database statement is used to create a new SQL database. उसका सिंटैक्स देखिए, create database, database name. ओके, क्वेरी क्या है उसका, create database, database name. फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्रिएट डेटाबेस और आपका डेटाबेस का नाम कुछ भी दे सकते हो. ओके, एज पर योर रिक्वायरमेंट. जो आपको देना है वो आप डेटाबेस का नाम दे सकते हो. ठीक है. तो मैं इसको पहले करके दिखाती हूँ आपको, बाद में आप चाहे तो कर लीजिए. ओके. सो देखिए, जब आप
लोकल होस्ट पे आते हो, यहाँ पे आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि हम न्यू डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो पहले यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड न्यू दिखाया होगा आपको। जब आप न्यू पे करते हो तो आपके एग्जिस्टिंग जितने भी डेटाबेस है आपको नीचे लिस्ट दिखाई देता है यहाँ पे, राइट। अभी हमें क्या करना है, एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है, राइट। सो हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा एसक्यूएल के ऊपर, ओके, न्यू एंड एसक्यूएल, ओके। और यहाँ पे आप आपका क्वेरी लिख सकते हो, ओके। सो देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्रिएट, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, एक मिनट में थोड़ा जूम कर लेती हूँ। ठीक है। सो देखिए मैं यहाँ पे करती हूँ क्रिएट डेटाबेस, नीचे आपको सजेशंस भी आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस और आपके डेटाबेस का नाम मैं इसको देती हूँ DB_19 जुलाई, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ओके। अभी इसको क्वेरी तो लिख दिया, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है। अभी देखिए जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो ये जो डेटाबेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे मेरा नया डेटाबेस ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो सारे लिस्ट दिख रहे हैं ना, वहाँ पे मुझे वो सब ऐड हो जाएगा, ओके। सो इसको रन करने के लिए नीचे देखिए हमारा एक गो बटन है, ओके। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे है गो बटन, तो सिर्फ उसको आपको क्लिक करना है। जब गो करेंगे तो आपका जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होता है, ओके। और एग्जीक्यूट हो जाने के बाद अगर ऐसे ग्रीन मार्क वगैरह आ गया तो समझ लीजिए आपका क्वेरी सक्सेसफुल हो गया, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा डेटाबेस भी क्रिएट हो गया DB_19 जुलाई, ओके। तो लिस्ट में भी आपको दिखाई देगा, ओके। यस ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक है। देखिए क्या करना है, सिंपली न्यू पे जाइए, ओके। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कीजिए एसक्यूएल, ओके। जब आप एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे तो आपको फाइल आ जाएगा जहाँ पे आपको क्वेरी लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अभी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या है, क्वेरी क्रिएट डेटाबेस एंड आपका डेटाबेस का नाम, जो भी आपका डेटाबेस का नाम आपको देना है आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो मेरा क्वेरी है, ठीक है, दिट्स ओनली माय क्वेरी। अभी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आता है गो बटन, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप गो बटन को क्लिक करेंगे आपका जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होगा और अभी जो ऐड होगा डेटाबेस वो मुझे लिस्ट में दिखाई देगा, ओके। करके देखिए। हाँ बोलिए। वो शॉर्टकट हो जाएगा ना। हाँ, आपको क्वेरी कैसे पता चलेगा फिर? शॉर्टकट से तो हम देखिए वो GUI है इसलिए पता चलेगा, लेकिन क्वेरी भी हमें पता होना चाहिए ना। देख ऐसा नहीं होगा कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो सब जगह हम XAMPP यूज़ करेंगे, अलग अलग सर्वर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कमांड पता है तो कोई भी सर्वर पे आप कमांड डाल सकते हो, लेकिन आप GUI से करेंगे तो XAMPP का GUI अलग है, माई सर्वर का अलग होगा, ओरेकल का अलग होगा। तो जैसे कमांड इज मस्ट इन SQL, तो कमांड से ही हमें करना है। शॉर्टकट तो आप कर सकते हो, इवन वी हैव शॉर्टकट्स XAMPP में भी है, तो शॉर्टकट से ऐसा हम क्वेरीज के साथ करना है हमें, ठीक है।
एसक्यूएल पे क्लिक कीजिए। ऊपर आपको दिख रहा होगा डेटाबेस, एसक्यूएल, स्टेटस, यूजर एक्शंस, यहाँ पे यूजर अकाउंट्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। हो रहा है क्या? यस मनीषा, मुझे फ़ोटो सेंड कीजिए, मतलब देखती हूँ क्या इशू है। मनीषा वो 3 डॉट्स आ रहे हैं ना डेटाबेस के ऊपर, उसको क्लिक कीजिए। हाँ वहाँ पे ऑप्शन है क्या एसक्यूएल का? हाँ तो उसको क्लिक कीजिए। ठीक, हाँ ओके। ओके बाकी सबका हो गया डेटाबेस क्रिएट? यस ठीक है। ओके सो आगे देखिए, अभी ये तो क्रिएशन ऑफ डेटाबेस हो गया। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप अ डेटाबेस। ओके ड्रॉप का मतलब है डिलीट करना। जब आपको एक पर्टिकुलर डेटाबेस को डिलीट करना है तब आपको यूज करना है ड्रॉप डेटाबेस। ठीक है, the SQL drop database statement is used to drop an existing database in an SQL schema. ओके तो सिंटैक्स देखिए इसका, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप डेटाबेस माई DB। ओके अगर आपको वो पर्टिकुलर डेटाबेस नहीं चाहिए तो डायरेक्टली आप उसको डिलीट कर सकते हो। ओके हो गया? ओके सो देखिए मैं और एक बार आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। अभी सपोज कीजिएगा मुझे यहाँ पे ड्रॉप करना है DB1। ओके जब आप ड्रॉप करेंगे ना तो आपके लिस्ट में भी वो डेटाबेस नहीं दिखाई देगा, वहाँ से भी वो हट जाता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे करती हूँ DB1। ठीक है, अभी यहाँ पे DB1 प्रेजेंट है राइट, तो अभी मैं ड्रॉप कर रही हूँ। देखिए ड्रॉप करने के बाद क्या होगा, जो DB1 है वो डेटाबेस डिलीट हो जाता है। ठीक है, वो परमानेंटली डिलीट होता है, ड्रॉप से परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ओके मतलब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, आपका स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है। ठीक है, करके देखिए आप भी।
नहीं, क्रिएट का भी रन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ड्रॉप का रन कीजिए ना। जो आपने क्रिएट किया है उसको डिलीट कर दीजिए। क्रिएट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देता है लिस्ट में लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप डिलीट करेंगे तो यहाँ से भी वो डिलीट हो जाता है। डेटाबेस नेम, हाँ, एंटर नहीं, नीचे गो बटन रहेगा, स्क्रॉल डाउन कीजिए, गो बटन को आपको क्लिक करना है। यस, कंप्लीटेड, ड्रॉप। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया, ओके। सो देखिए नेक्स्ट है हमारा रीनेम डेटाबेस। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा रीनेम डेटाबेस। तो देखिए SQL rename database is used when you need to change the name of your database. ओके, इसका सिंटेक्स क्या है? रीनेम डेटाबेस ओल्ड डेटाबेस नेम टू न्यू डेटाबेस नेम। ओके, सिंटेक्स एग्जांपल देखिए, रीनेम डेटाबेस MyDB टू MyDB1। लेकिन इसका एक नोट है नीचे, देखिए उन्होंने क्या लिखा है, रीनेम डेटाबेस सिंटैक्स was added in MySQL 5.1.7 but found to be dangerous and was removed in MySQL 5.1.23। ओके, इसको पहले ऐड किया गया था लेकिन वो कुछ रीज़न की वजह से निकाल दिया गया। तो अगर आप अभी ट्राई करेंगे तो वो रन नहीं होगा, 2 के ऊपर एरर आता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि रीनेम डेटाबेस का जो क्वेरी है, कमांड है, उसको निकाल दिया गया है। ठीक है, वो रन नहीं होगा। तो इसका अल्टरनेटिव है अल्टर का। ठीक है, वो हम कर सकते हैं अल्टर यूज़ करके। तो वो जब अल्टर का कमांड हम देखेंगे तब देखते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा रन, रीनेम का नहीं होगा, रीनेम डेटाबेस का कमांड जो है वही निकाल दिया गया है। तो ये नोट ध्यान में रखिए। ठीक है, 5.1.7 में उसको ऐड किया गया था बट फॉर सम रीज़न उसको निकाल दिया गया इन MySQL 5.1.23। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिलेक्ट डेटाबेस। मतलब ये क्यों यूज़ किया जाता है? जब आपके सर्वर में मल्टीपल डेटाबेस है, आपको कौन से डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन करना है, इससे पहले आपको डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो जब आपको पर्टिकुलर डेटाबेस सिलेक्ट करना है तब आप यूज़ कर सकते हैं यूज़ कीवर्ड। ठीक है, when you have multiple database in your SQL schema, then before starting to your operation you would need to select a database. Okay, आपको particular database select करना पड़ेगा before your operation. Okay, उसके लिए syntax क्या है? use database name. Okay, example देखिए, use MyDB. Okay, जो भी आपका नाम है वो। Okay,
देखिए यहाँ पे हम करते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ यूज़ जून 23, ठीक है। तो देखिए जब मैं इसको गो करूँगी ना तो ऑटोमेटिकली मेरा डेटाबेस सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑब्जर्व कीजिए, जब मैं गो करूँगी तो ऑटोमेटिकली मेरा जून 23 का जो डेटाबेस है वो सिलेक्ट होता है, मुझे सिलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। तो जब आपके पास मल्टीपल डेटाबेस है और आपको एक पर्टिकुलर डेटाबेस को सिलेक्ट करना है तब आप यूज़ कर सकते हो यूज़ डेटाबेस नेम, ठीक है। करके देखिए आप भी, ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है क्या? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हम्म 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 अगर वो होगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। पहले देखिए कुछ फिर से एक बार करके देखिए, क्रिएट डेटाबेस और दूसरा डेटाबेस का नाम होता है क्या? हाँ बोलिए धीरज। हो, तुमच्याकडे जे असेल त्याचंच होणार आहे। हाँ बोलिए। किसमें? हाँ, ये बेसिकली PHP जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे PHP का हम लोकल होस्ट पे करते हैं ना, जो भी डिज़ाइनिंग रहता है उसके लिए, तो उसको रिलेट करने के लिए, मतलब डेटाबेस को लिंक करने के लिए आप उसी में ही MySQL का भी यूज़ कर सकते हो। वो पूरा पैकेज है। XAMPP का कंट्रोल जो है, कंट्रोल पैनल, वो सर्वर है एक पूरा, उसमें आप डिज़ाइनिंग करके उसको सर्वर जो डेटाबेस वगैरह है वो भी वहीं पे बना सकते हो। तो अभी हम सिर्फ SQL के लिए यूज़ करें बस। हाँ। यस, हो रहा है क्या लकी? ओमकार, सचिन, प्रतीक्षा, सोहेल, आपका हो रहा है क्या रन? ओके, यस, ओके ओके, व्हाट्सएप पे भेजा है क्या आपने? ओके, क्या हो रहा है इशू? लकी, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या? ओके, आपकी क्वेरी दिखाइए, जो SQL में आप क्वेरी लिखते हैं ना वो दिखाइए मुझे। यस सोहेल, आपका हो रहा है क्या? हेलो, हाँ यस सोहेल, आप कर रहे हो ना प्रैक्टिकल? अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज़ जिनका आज अवेलेबल नहीं है सिस्टम वो ट्राई कीजिए
होना चाहिए लेक्चर के टाइम पे, ओके, क्योंकि प्रैक्टिकल भी हमें साथ ही करनी है, ओके। हां येस लकी, मला तुमचे जे क्वेरी आहे ना त्याचा फोटो पाठवा। ओके आ गया क्या? ठीक है, ओके फाइन। सो जो टेबल है वो हम टेबल के कल देखते हैं, जो भी टेबल के क्वेरीज है वो, ठीक है। तो अभी पहले से थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, स्टार्टिंग से हमने क्या देखा, ओके। तो अभी स्टार्ट करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, टेबल का बहुत सारे हैं, ओके। सो कल ही स्टार्ट कर देते हैं। हाँ बोलिए। हाँ यूज डेटाबेस नेम, जब आप हाँ डेटाबेस जो क्रिएटेड है ना उसको जब आप यूज डेटाबेस, हाँ यस, अवेलेबल डेटाबेस पे ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप यूज डेटाबेस नेम करके जब गो करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपका डेटाबेस सिलेक्ट हो जाता है, आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वैसे नहीं समझ रहा है तो ऐसे भी आप कर सकते हो। देखिए यूज़ अगर मैं करती हूँ यहाँ पे FC, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ, तो मेरा यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरा जो FC डेटाबेस है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। अगर ये आपको समझ में अच्छा ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा सिलेक्ट हो जाता है, मैं क्या उसको ओपन वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो गया मेरा जो डेटाबेस है वो, ठीक है। हाँ ये मेरा डेटाबेस है, आपका अलग हो सकता है ना, ये मैंने पहले बनाया हुआ है। ये आपके यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि वो मेरा डेटाबेस जो मेरे लोकल होस्ट पे प्रेजेंट है, ठीक है। ओके सो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हम, ओके। तो स्टार्टिंग में हमने क्या क्या देखा, एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन देखा, ओके। उसके बाद सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, उसमें क्या क्या रूल्स है वो हमने देखा। फिर वाई एसक्यूएल इज रिक्वायर्ड, क्यों यूज़ करना है एसक्यूएल को, फॉर क्रिएटिंग, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड रिट्राइव, ये सब करने के लिए हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। देन हमने देखा इम्पॉर्टेंट कमांड्स, जो भी इम्पॉर्टेंट कमांड्स है हमारे एसक्यूएल में वो, ओके। देन हमने इंस्टॉल किया XAMPP सर्वर, ओके, डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया। उसके बाद हमने देखा डेटा टाइप्स, राइट, मल्टीपल डेटा टाइप्स सच एज स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, इंटीजर जो नंबर है वो, एंड डेट एंड टाइम डेटा टाइप, ये हमने देखा। उसके बाद ऑपरेटर्स जैसे कंपैरिजन, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल, ओके, वो सब हमने कंप्लीट किया। देन वी हैव स्टार्टेड विद दी डेटाबेस, ओके। डेटाबेस में हमने फर्स्ट क्वेरी देखा क्रिएट डेटाबेस, सेकेंड ड्रॉप, थर्ड रीनेम जो नहीं हम अभी कर सकते, एंड लास्ट देखा हमने सिलेक्ट, ओके। सो ये सब आज हमने कंप्लीट किया है। तो कल हम स्टार्ट करते हैं विद दी टेबल, मतलब एक डेटाबेस बनाने के बाद उसमें हम टेबल कैसे बनाएंगे, उसमें रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करेंगे, वो सब हम देखते हैं, मतलब ड्रॉप, डिलीट, वो सब कैसे करेंगे, रीनेम वगैरह कैसे करेंगे, वो सब देखते हैं, ठीक है।